नमस्ते। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, ये शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वोटिंग, है ना? हम सब जाके वोट डालते हैं। पर क्या डेमोक्रेसी बस यही खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि लोकतंत्र असल में वोट देने से कहीं कहीं ज्यादा है। तो सीधा सवाल, लोकतंत्र का असली मतलब है क्या? सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, पर इसका जवाब वो काफी गहरा है। और इसे अच्छे से समझने के लिए हमें पहले इसका ठीक उल्टा देखना होगा। मतलब वो सिस्टम जो लोकतंत्र नहीं है। तो एक ही आइडिया है सरकार चलाने का, पर इससे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बनती हैं। एक तरफ है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, और दूसरी तरफ है तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप। और ये सिर्फ दो अलग अलग शब्द नहीं हैं, ये दो ऐसे सिस्टम हैं जो लोगों की पूरी जिंदगी बदल कर रख देते हैं। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? खैर, वो बिल्कुल साफ है। तानाशाही में सारी की सारी पावर एक इंसान या एक छोटे से ग्रुप, मान लीजिए सेना, के हाथ में होती है, और वो किसी को जवाब नहीं देते, उनकी मर्जी ही कानून है। वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र में असली बॉस कौन है? जनता। पावर जनता के हाथ में है, क्योंकि वो ही अपने लीडर्स को चुनती है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है लीबिया के कर्नल गद्दाफी। उन्हें लोगों ने वोट देकर नहीं चुना था, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो सेना की मदद से सत्ता पर कब्जा कर लिया था और फिर सालों साल राज किया, बिना किसी चुनाव के, बिना लोगों की मर्जी के। और ऐसा ही एक और केस म्यांमार का है। वहां जनरल ने विन ने सेना के साथ मिलकर सरकार गिरा दी और सत्ता अपने हाथ में ले ली। जो भी उनके खिलाफ बोला उसे दबा दिया गया और पूरे देश पर मिलिट्री का कंट्रोल हो गया। तो गद्दाफी हो या नेविन, दोनों ही मामलों में एक बात कॉमन थी, शासक को जनता ने नहीं चुना था। तो अब हम ये तो समझ गए कि तानाशाही क्या होती है। अब आते हैं मेन सवाल पर कि फिर लोकतंत्र क्या है? जैसा मैंने पहले कहा, ये तानाशाही का एकदम ऑपोजिट है। इसकी सबसे आसान डेफिनेशन पता है क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग यानी जनता अपने शासकों को खुद चुनती है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, जो बड़े फैसले होते हैं ना देश को चलाने के, वो फैसले लेने की पावर भी उन्हीं लोगों के पास होती है जिन्हें जनता ने चुना है, किसी और के पास नहीं। और ये जो आइडिया है ना, ये पूरी दुनिया में फैला है। आप देखिए 1950s के आसपास जब कई देश आज़ाद हुए तो वे डेमोक्रेसी बने। फिर 1990 के बाद जब कम्युनिज्म का दौर खत्म हुआ तो ये लहर और तेज हो गई। और अभी हाल ही में 2010 के आसपास अरब स्प्रिंग के दौरान भी हमने देखा कि कैसे लोग डेमोक्रेसी के लिए सड़कों पर उतर आए। लेकिन, और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, किसी देश में सिर्फ इलेक्शन करवा देने से वो डेमोक्रेटिक नहीं बन जाता। नहीं, एक असली डेमोक्रेसी की कुछ बेसिक शर्तें होती हैं, कुछ ऐसे फीचर्स जो उसे एक तानाशाही से बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो पहली शर्त है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। एक डेमोक्रेटिक सरकार को अपने हर फैसले के लिए जनता और पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है। मिसाल के तौर पर भारत में प्रधानमंत्री और उनके मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह हैं। वो जो मन में आया वो नहीं कर सकते, जैसा एक डिक्टेटर करता है। अब सवाल ये है कि ये जवाबदेही तय कैसे होती है? इसका जवाब है रेगुलर इलेक्शन से। जैसे अपने देश भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। इससे सरकार पर एक तरह का कंट्रोल रहता है कि अगर जनता सरकार के काम से खुश नहीं है तो अगली बार उसके पास सरकार को बदलने का पूरा मौका है। अच्छा, सिर्फ चुनाव होना ही काफी नहीं है, उनका फ्री एंड फेयर होना यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष होना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि चुनाव कोई इंडिपेंडेंट बॉडी कराए, जैसे भारत में इलेक्शन कमीशन है, और सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का बराबर का मौका मिले। तभी तो जनता के पास एक असली चॉइस होगी, है ना? और अब आते हैं सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक पर, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका सीधा सा मतलब है कि 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट दे सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, या वो अमीर है या गरीब। और सबसे बड़ी बात, हर एक वोट की कीमत बराबर है। यही तो पॉलिटिकल इक्वालिटी की नींव है। चलिए, अब डेमोक्रेसी की अपनी समझ को थोड़ा और गहरा करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव और सरकार बनाने तक ही लिमिटेड नहीं है। इसका असली मजा या कहिए असली आत्मा तो नागरिकों के अधिकारों और हर आवाज को सम्मान देने में है। एक असली डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ पर चलती है, यानी कानून का शासन।
इसका मतलब बड़ा सिंपल है। कानून सबके लिए बराबर है। सरकार भी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती, उसे भी संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता है। कोई भी, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। और यही कानून सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स देता है, जैसे बोलने की आज़ादी, अपनी बात कहने का हक, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन बनाने का अधिकार, सरकार के फैसलों पर डिबेट करने का या फिर शांति से प्रोटेस्ट करने का अधिकार। सच कहूं तो इन राइट्स के बिना डेमोक्रेसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो अधूरी है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी का राज नहीं होता कि जो ज्यादा है बस उन्हीं की चलेगी। नहीं, इसमें माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों की आवाज का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। इसका एक शानदार उदाहरण बेल्जियम है। वहां डच और फ्रेंच बोलने वालों के बीच पावर को बराबर बांटा गया। क्यों? ताकि कोई भी कम्युनिटी ये महसूस ना करे कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो डेमोक्रेसी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये हर तरह से परफेक्ट है? क्या इसकी कोई कमी नहीं है? चलिए अब इसके फायदे और नुकसान दोनों पर एक नजर डालते हैं ताकि एक बैलेंस्ड पिक्चर सामने आए। तो यहाँ दो साइड्स हैं, और मजे की बात यह है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी में बहुत बहस होती है, चर्चा होती है, और इसी वजह से बेहतर फैसले होते हैं, गलती सुधारने का स्कोप हमेशा रहता है। लेकिन इसी बहस की वजह से फैसलों में देरी भी होती है, इसे इसकी कमी भी माना जाता है। बार बार चुनाव से अस्थिरता आ सकती है, पर वही चुनाव तो जनता को सरकार बदलने का हक देते हैं। तो एक तरह से देखें तो जो डेमोक्रेसी की कमजोरियां लगती हैं, शायद वही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी हैं। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? आखिर लोकतंत्र का निचोड़ क्या है? इसका सार क्या है? देखिए, आखिर में ना सारा फर्क बस एक चीज पर आकर रुक जाता है। तानाशाही में लोगों के अधिकार, सिटीजन राइट्स होते ही नहीं हैं, उन्हें छीन लिया जाता है। जबकि लोकतंत्र की तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही नागरिकों के अधिकारों, रूल ऑफ लॉ और मिलकर फैसले लेने की नींव पर खड़ी है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि डेमोक्रेसी में फैसले देर से होते हैं, बहस होती है, कभी कभी इंस्टेबिलिटी भी आती है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इनके बिना, मतलब तानाशाही में जो तेजी से फैसले ले लिए जाते हैं, वो सच में बेहतर होते हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।